ये सीन कुंफू पांडा मूवी का है, जहाँ पर ये फैट पांडा जिसका नाम पो है, ये ड्रैगन स्टॉल को खोलता है। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसे खोलते ही इसमें पावर आ जाएगी और यह सबसे पावरफुल बन जाएगा, लेकिन इसको उसमें खुद की शक्ल दिखाई देती है और ये इस मूवी का मेरा पर्सनली फेवरेट सीन है। लेकिन आप में से जितने भी लोगों ने इस पर्टिकुलर मूवी को नहीं देखा, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। देखो, इस मूवी में एक चीज है जिसका नाम है ड्रैगन स्क्रॉल, जिसे माना जाता है इसे खोलते ही जो भी स्क्रॉल को पढ़ेगा उसमें अनंत शक्तियां आ जाएंगी और इस स्क्रॉल को पाने के लिए सारे के सारे वॉरियर्स कुंफू सीख रहे हैं, ताकि उनमें से जो भी ग्रेटेस्ट वॉरियर होगा उसे ये ड्रैगन स्क्रॉल दिया जाएगा। और यहाँ पर फिर एंट्री होती है पो की, जो कि एक बहुत ही ओवररेटेड पांडा है, जिसकी बाप की एक न्यूडल्स की शॉप है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि उसने आज तक कभी भी कुंफू नहीं देखा था, यानी कि किया ही नहीं था। लेकिन वो हमेशा अपने सपने में ये देखता कि वो एक दिन ड्रैगन वॉरियर बनेगा। जिस दिन ये एक्चुअल में डिसाइड होना होता है कि ड्रैगन वॉरियर आखिर कैसे बनाया जाएगा, उस फंक्शन में यह पांडा भी जाता है। मोटा होने के कारण यह फंक्शन में लेट पहुंचता है, इसीलिए वहां पर इसको एंट्री नहीं मिल पाती। लेकिन फिर भी क्योंकि इसका दिमाग ऑब्सेस्ड है, वो किसी न किसी तरीके से मास्टर उवे तक पहुंच जाता है, जो कि ये बताएंगे कि ड्रैगन वॉरियर आखिर बनाना किसे है, क्योंकि वही बताने वाले हैं कि आखिर ड्रैगन वॉरियर किसे बनना है। जब वहाँ पे सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं कि ड्रैगन वॉरियर कैसे बनाया जाएगा, तभी मास्टर उवे इसी को ड्रैगन वॉरियर बना देते हैं और वहाँ पर बैठे सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सारे के सारे वहाँ पर बैठे हुए इंसान बहुत हैरान हो जाते हैं कि एक मोटा पांडा जिसने आज तक कुंफू नहीं किया, इसे तुम ड्रैगन वॉरियर कैसे बना सकते हो, क्योंकि उस ड्रैगन वॉरियर को एक बड़े से विलन से लड़ना था जिसका नाम है टाई लॉन्ग, जो कि कुंफू में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इतना अमेजिंग कि वो पूरे के पूरे गाँव को अकेला खत्म कर सकता है। एनीवेज, क्योंकि उवे अब डिसीजन ले चुके थे, तो उस मोटे से पांडा को किसी न किसी तरीके से कुंफू तो सिखाना था और मास्टर उवे उसे कुंफू सिखाने भी लग जाते हैं। शुरू में ये पांडा कुंफू बिल्कुल भी नहीं सीख पाता था, लेकिन बाद में जाकर मास्टर को ये पता चलता है कि जो पो है वो खाने से बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है, तो क्यों ना इसी खाने का यूज करके इसको ट्रेन किया जाए, ऐसा उन्होंने सोचा और मास्टर एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे ये पांडा कुंफू में और भी ज्यादा अच्छा होने लग जाता है और फाइनली वो वक्त आता है जब मास्टर उस पांडा को वो स्क्रॉल देते हैं कि इस ड्रैगन स्क्रॉल को तू ले ले, अब इनकी सारी की सारी शक्तियां अब तेरी है, क्योंकि टाई लॉन्ग अब हम सबको मारने आ रहा है। जैसे ही पो उस ड्रैगन स्क्रॉल को खोलता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता है और यहाँ तक कि उसके अंदर कोई भी मैजिकल मूवमेंट नहीं होती, उसे सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर अपनी शक्ल दिखाई देती है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये है क्या। इतने सालों से जो गांव में एक झूठी कहानी फैलाई गई है कि ड्रैगन स्क्रॉल तुम्हें एक मैजिकल वॉरियर बना देगा, ये सारी की सारी बातें उसको झूठी लगने लगी। वो ये सोच रहा था कि इसने तो मुझे ड्रैगन वॉरियर बनाया ही नहीं। ये सब देख के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और पांडा भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वापस से अपने डैड के पास चला जाता है। और अब सारे के सारे गाँव वाले अपना पूरा गाँव छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि टाई लॉन्ग इन सभी को खत्म करने आ रहा था। गांव छोड़ते छोड़ते इस पांडा का डैड इस पांडा को देखता है और उसको ये बात पता थी कि उसका बेटा पो हमेशा से एक अमेजिंग कुंफू पांडा बनना चाहता था, यानी कि कुंफू मास्टर बनना चाहता था। इस वक्त उसके डैड कहते हैं कि बेटा तू मुझसे हमेशा पूछता था जो मैं इतनी अच्छी नूडल्स बनाया करता हूँ उसका सीक्रेट सॉस आखिर क्या है, और मैं तुझे कभी भी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं बताता था। उस टाइम पर वो पांडा सोचता है कि यार मेरे डैड इस टाइम पर क्या बात कर रहे हैं, आखिर मैं इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, टाई लॉन्ग सबको मारने आ रहा है और ये अपनी नूडल की सीक्रेट बता रहे हैं मुझे। एनीवेज, वो अपने डैड को ये बोलता है, हाँ डैड बताओ क्या है वो सीक्रेट। उसके डैड बोलते हैं उसकी सीक्रेट रेसिपी है कुछ भी नहीं। वो पांडा उतना टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्या कुछ भी नहीं। उसके डैड बोलते हैं हाँ कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हें ये बोलता था कि इसमें कुछ स्पेशल डाला है, वहाँ पे तुमने ये बिलीव कर लिया था कि इसमें सच में कुछ स्पेशल है और इसीलिए वो स्पेशल बन गया और यहाँ तक कि वो तुम्हारा फेवरेट नूडल भी बन गया। और इसी मोमेंट पर उस पांडा को रियलाइज होता है कि ड्रैगन स्क्रॉल का आखिर मतलब क्या था। वो दोबारा से अपने ड्रैगन स्क्रॉल को खोलता है और इस वक्त पर उसमें उसकी शक्ल रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है और उसको ये भी समझ में आता है कि एक्चुअल में कोई सीक्रेट था ही नहीं, सिर्फ तुम ही थे। ये सारी की सारी स्टोरी जो बनाई जा रही है कि ड्रैगन स्क्रॉल को खोलते ही तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, वो सिर्फ इसलिए है कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत करो कि तुम विश्वास कर लो कि तुम एक्चुअल में इम्प्रूव हो जाओ। और ये सारी की सारी बातें सोचकर उस पांडा को खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है। वो गाँव से भागने के बजाय वापस से ड्रैगन स्क्रॉल वाले एरिया में जाता है, जहाँ पर टाई लॉन्ग उसके मास्टर को मारने वाला होता है। वहाँ पर टाई लॉन्ग से लड़ता है और मोटा पांडा होने के बावजूद वो इस लड़ाई को जीत जाता है बहुत ही आसानी से और वहाँ के पूरे गाँव वालों को बचा लेता
देता है। इस पूरी की पूरी स्टोरी का या फिर मूवी का कंक्लूजन ये है कि बिलीफ, जिस मोमेंट पर हम बिलीव कर लेते हैं कि हम स्पेशल हैं, तो उसी वक्त उसी मोमेंट पर हम स्पेशल बन जाते हैं। ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, IIT, IIM, AIIMS, ये सारी की सारी चीजें आखिर है क्या? कोई व्यक्ति IIT जाकर स्मार्ट नहीं बनता है। मेरा मतलब ये है कि IIT जो है ना, एक ड्रैगन स्क्रॉल है जहाँ पर आपको सिर्फ आपकी शक्ल दिखाई देती है। IIT में जाने से पहले जो आप सारी की सारी मेहनत कर लेते हो, वो ऑलरेडी आपको स्पेशल बना चुकी होती है। इवन आप IIT अगर नहीं भी पहुंचे, तो वहाँ पर पहुंचने के लिए आपने जितनी भी मेहनत करी है, वो मेहनत आपको स्पेशल बना देती है। और सिर्फ आपको अपने ऊपर बिलीव करने की जरूरत है और आप एक्चुअल में जीत सकते हो। मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है विशाल। वे हमेशा ही ओवरवेल्म्ड रहते थे। उनके टू डू लिस्ट में हमेशा बहुत सारी चीजें रहा करती थी, जिनकी वजह से उनके दिमाग में हमेशा एक्सट्रीम स्ट्रेस रहता था। चाहे वो कितना भी ज्यादा हार्ड वर्क क्यों न कर ले, उनकी लिस्ट कभी भी खत्म हुआ ही नहीं करती थी। एक दिन वे मुझसे मिलते हैं और वे अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हैं। उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम मुझे बताई। मैंने ये कहा कि ये जो सारी की सारी टू डू लिस्ट है, इसको गूगल कैलेंडर में ऐड करते हैं। हर एक टू डू लिस्ट के आगे सबसे पहले तो आवर लिख देते हैं, यानी कि घंटा, यानी कि तुमको कितना टाइम लगेगा इस टास्क को पूरा करने में। फॉर एग्जाम्पल, टास्क ए के लिए आपको 2 घंटे चाहिए, टास्क बी के लिए 1.5 घंटा, टास्क सी के लिए 3 घंटा। मैंने थोड़ा सा वेट किया यहाँ पर और वो सारे के सारे टास्क को गूगल कैलेंडर पर लिखते गए। और जैसे ही वे उसको पूरी तरीके से गूगल कैलेंडर में लिखने लग गए, उन्होंने ये देखा कि ये काम ही नहीं कर रहा था। मैंने उनसे यही कहा, एग्जैक्टली यही तो बात है मेरे दोस्त, हम सारे के सारे टास्क एक साथ नहीं कर सकते। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसमें आपको 30 से 40% ओपन स्पेस रखना ही पड़ेगा। यानी कि जो आपको लगता है एक टास्क जो 2 घंटे में होता है, वो एक्चुअल में 3 से 3.5 घंटे या फिर 4 घंटे भी ले सकता है। उन्होंने ये कहा कि तेरा क्या मतलब, मैं अपने आधे दिन का शेड्यूल बनाऊं? मैंने कहा एग्जैक्टली यही तो करना है आपको, क्योंकि इस पूरी जिंदगी में हर चीज बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आप हमेशा हर चीज को अंडर एस्टिमेट करोगे और वो चीज ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगी ही लेगी। इसमें उनका एक कॉमन सा सवाल था, यार मैं इतनी सारी चीजें छोड़ नहीं सकता, और वहाँ पर वही मेरा कॉमन आंसर था। मैंने ये कहा चीजें तो छूटेंगी ही छूटेंगी, आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वहाँ पर तुझे अपनी लिस्ट को क्या करना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिखना है। जो हाईएस्ट इम्पैक्ट क्रिएट करेगी उसे ही तू गूगल कैलेंडर पर डाल सकता है। और इस मेथड के उनको 2 फायदे होते हैं। मान लो कि अगर आप गूगल कैलेंडर पर ये टास्क बना लोगे, तो 12 के 12 काम आप नहीं कर पाओगे, आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा। सेकंड थिंग, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे दिन में आप 2 से 3 ही इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर रहे हो और उन 2 से 3 टास्क में अपनी सारी की सारी एनर्जी डाल रहे हो। और इस पर्टिकुलर स्टेप में हमारी लर्निंग भी यही है। नंबर 1, हमें अपने पूरे के पूरे टास्क नंबर वाइज लिख लेने हैं। नंबर 2, हर एक टास्क का हमें एक टाइम एस्टिमेट करना है। नंबर 3, हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क को गूगल कैलेंडर पर सेट करना है। नंबर 4, अपने पूरे के पूरे दिन में 4 या 5 घंटे फ्री छोड़ने हैं, क्योंकि सारे के सारे टास्क जिसके बारे में आप सोच रहे हो जो 2 से 3 घंटे में हो जाएगी, एक्चुअल में वो और भी ज्यादा टाइम लिया करती है। आई नो कि ग्रेटेस्ट कमबैक के लिए हमारे दिमाग में जो सवाल आ रहा होगा वो यही है कि कौन से काम हमें छोड़ने हैं और कौन से काम हमें करने हैं। ये आखिर हमें पता कैसे चलने वाला है? और इस बात को पता करने के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट अवेलेबल है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको राज और समीर की एक कहानी सुनाता हूँ। दोनों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, सेम कॉलेज से डिग्री ली और दोनों ने ही अच्छे मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। दोनों एम्बिशियस थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे। राज ने डिसाइड किया कि वो अपने करियर के सारे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेगा। उसने कोडिंग भी सीखी, डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी, कोर्सेज भी किए, ग्राफिक डिजाइनिंग भी की और साथ में MBA की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी। वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन किसी चीज में इन डेप्थ नहीं जा रहा था। इसके चक्कर में वह हमेशा बिजी रहता था और इसके अलावा स्ट्रेस में भी रहा करता था और उसको ये लगता था कि वो प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरी तरफ समीर ने ये सोचा कि एक्चुअल में आखिर कौन सी चीज है जो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है। उसने यह एनालाइज किया कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने ये भी देखा कि AI की जो डिमांड है मार्केट में वो भी बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है और इसी की वजह से उसने पूरा का पूरा फोकस इस AI वाली स्ट्रीम में डाल दिया। वो नए एल्गोरिदम्स पर रिसर्च करता, प्रोजेक्ट बनाता और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अपने पेपर प्रेजेंट करता। 1 साल के बाद अभी भी राज अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि एक तो उसको कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज किसी भी फील्ड में एकत्रित नहीं थी। वो किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्पेशलिस्ट का ऑफर मिल गया, जहाँ पर उसको काफी अच्छी सैलरी ऑफर की गई और राज फिर से अपनी फील्ड को चेंज करने की सोच रहा था। उसको ये भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि वो एग्जैक्टली आखिर करे क्या, और फिर दोबारा से वो डिफरेंट कोर्सेज को ट्राई करता रहता और कहीं भी उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी। और वो सेम कैपेबिलिटी होने के बावजूद प्रोफेशनली और फाइनेंशियली समीर से काफी पीछे रह गया था। इस फिक्शनल कहानी से हमारा क्या कंक्लूजन है, यानी कि हमारी लर्निंग आखिर क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि एक टाइम के बाद हमें हाई इम्पैक्ट एरियाज पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना यार। हम 10% टाइम में डिजिटल मार्केटर नहीं हो सकते, दूसरे 10% टाइम में हम यूट्यूबर नहीं हो सकते, तीसरे 10% टाइम में हम IIM के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर ये सारी की सारी एनर्जी सेटेड है तो जो इंसान 100% अपने हाई
इम्पैक्ट एरियाज में दे रहा है हम उसके साथ कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर स्टीव जॉब्स की भी बात करेंगे तो उनके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्सी में था। 1997 में जब वे वापस आते हैं एप्पल कंपनी में, उन्होंने एप्पल की 70% प्रोडक्ट लाइन को बंद करवा दिया। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 100 प्रोजेक्ट चल रहे थे तो उन्होंने 70 को बंद करवा दिया और उन एरियाज पर फोकस करना चालू कर दिया जो उनको लगता था कि उनके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनके लाइफ में एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इसीलिए वे iMac, iPod, iPhone और iPad जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट ला पाए, जिसके आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो लोग दीवाने हुए पड़े हैं। अगर हमें भी अपने गूगल कैलेंडर में हाई इम्पैक्ट एरियाज पर काम करना है तो उन चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के लिए पहला स्टेप ये है कि अपने गोल्स को डिफाइन कर लो कि एग्जैक्टली हमको आखिर आगे जाकर बनना क्या है। क्या आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, या फिर आपको एक साइंटिस्ट बनना है, या फिर आपको आर्टिस्ट बनना है। यहाँ तक कि आपका मन ये भी हो सकता है कि आपको फिल्म मेकर बनना है। मतलब कि आपको ये सोचना है कि आपको एग्जैक्टली बनना क्या है। और यही सब चीजें आइडेंटिफाई करना अपने जीवन में सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसके लिए भी मैं आपकी मदद कर देता हूँ, वो भी आपको एक बहुत अच्छा थिंकिंग मॉडल देके। तो सुनो ध्यान से, सारी चीजों को रिवर्स सोचो जो कि आप करना चाहते हो और पूरी की पूरी चीजों को लिस्ट पर लिख दो। और कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं करना चाहते हो उसको कट लगा दो और जो टॉप चीज बचेंगी उसी पर काम करना चालू कर दो। सेकंड स्टेप ये है कि अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो उसमें आइडेंटिफाई करो कि आप उसमें सच में अच्छे हो कि नहीं, या फिर आपको उस चीज को करने में मजा आता है या फिर नहीं। यानी कि मेरा मतलब है कि घंटों तक आप वह काम कर सकते हो कि नहीं। थर्ड स्टेप यहाँ पर यह आता है कि फाइंड अ गुड मेंटोर, यानी कि एक ऐसा मेंटोर ढूंढो जो सचमुच उसमें अच्छा हो, यानी कि पर्टिकुलर फील्ड में जिसको आप करना चाहते हो, और उससे वो चीज सीखने लग जाओ। और फाइनली लास्ट स्टेप ये है कि एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अब जो आपने एक बार गूगल कैलेंडर बना लिया है उसमें आपको काम करना ही करना पड़ेगा। आपको एग्जैक्टली कदम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे और सालों तक 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल आपको उसी डायरेक्शन पे काम करना होगा। दोस्तों 1993 में माइकल जॉर्डन अपने करियर के पिक पर थे। उन्होंने शिकागो वुल्व्स को 3 बार लगातार NBA चैंपियनशिप जीतने में मदद की, लेकिन फिर एक ट्रेजेडी हो जाती है। उनके डैड की अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है। इस लॉस ने उनको अंदर से पूरी तरीके से हिला दिया था और इस इंसिडेंट के बाद जॉर्डन ने सबको शॉक करते हुए बास्केटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। सब ये सोच रहे थे कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर ने आखिर ऐसा क्यों किया। एनीवेज जस्ट 2 साल के बाद एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है, आई एम बैक, यानी कि जॉर्डन NBA में वापस आ चुके थे और इस बार वो पहले से भी ज्यादा फोकस्ड दिख रहे थे। वापस आने के बाद उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे गेम्स जिताए, लेकिन सबके मन में ये सवाल आ रहा था कि एक ऐसा स्पोर्ट जहां पर अगर आप 2 या 3 महीने के लिए उस पर्टिकुलर फील्ड से दूर हो जाओ तो उसमें कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं पर इन्होंने 2 साल बाद कैसे वापसी कर ली आखिर, और ये तभी हो पाया जब वो 2 साल तक रिटायरमेंट लिए हुए थे। उन्होंने बहुत बड़ा चंक ऑफ टाइम अपने गेम को बहुत अलग तरीके से इम्प्रूव करने में दिया, यानी कि वो अपनी जिंदगी के इस पूरे दुनिया के सबसे बड़े कमबैक के लिए रेडी हो रहे थे। तो इस कहानी का मेन कंक्लूजन आखिर क्या है यहाँ पर, यानी कि एक बार जब आपने डायरेक्शन चूज कर ली है तो एक्चुअल में आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। आप एक के बाद एक यूट्यूब वीडियोस को नहीं देख सकते। वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना, एलिफेंट इन द रूम, यानी कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उससे आप भाग नहीं सकते। आपको सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन को अपने मोबाइल से, अपने जीवन से हमेशा के लिए डिलीट करना पड़ेगा और आपको अंततः एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हर कोई मेरे पास अगर आके बोलेगा चलो पार्टी में चलते हैं तो मैं ये बोलूंगा सॉरी आई एम बिजी, मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको अपने रूटीन में एक डिसिप्लिन पर्सन बन के रहना होगा। तो एक्चुअल में आपको नेक्स्ट 10 डेज में अगर कमबैक करना है सो यू हैव टू बिलीव यू आर स्पेशल। नंबर 2, यू हैव टू एक्सेप्ट कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10-20 चीजें जो भी आप लिस्ट में रख रहे हो वो हमेशा कामयाब नहीं होने वाली, यानी कि कुछ कुछ ही होने वाली है, तो उसी को टिक करके रखो। स्टेप नंबर 3, अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि लूज कौन सी वाली होने वाली है। ऐसी चीजें लूज करनी है जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकती है, या फिर ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में टाइम वेस्ट कर रही है। स्टेप नंबर 4, जब हाई इम्पैक्ट वाले एरियाज आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उसको कैलेंडर में रखो और डिस्ट्रैक्शन हमेशा के लिए बंद कर दो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को यानी कि इन्वेस्टर रोशन को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। धन्यवाद।